पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में रहने वाली एक लड़की किसी फाइल को बड़े ही ध्यान से लेकिन काफी तेजी से पढ़ रही थी। उस फाइल को पढ़ने के दौरान वो बार बार अपने कमरे के अंदर मौजूद बाथरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उस वक्त उस बाथरूम में उसका पति नहा रहा था और जिस फाइल को वो पढ़ रही थी वो फाइल उसके पति की ही एक टॉप सीक्रेट फाइल थी। ठीक इसी तरीके से जब वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में मौजूद मिलिट्री हॉस्पिटल में जब पाकिस्तान आर्मी के जवानों का इलाज किया करती थी, तो उस दौरान भी कई ऐसी अहम जानकारियां थीं जिनके ऊपर उसकी कड़ी नजर होती थी। और इसी तरीके से इन सभी अलग अलग जगहों से पाकिस्तान की सारी खुफिया जानकारियां जुटाकर रात के वक्त वो एक सीक्रेट ट्रांसमीटर के जरिए सरहद के पार हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ तक भेजा करती थी। उस सीक्रेट ट्रांसमीटर के जरिए हिंदुस्तान तक वो कोडेड मैसेज भेजने के लिए उसको सिर्फ रात के 2 से 3 बजे के बीच का ही वक्त मिलता था। वो वक्त जब उसका पति उससे अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने के बाद शराब के नशे में अपने बिस्तर के ऊपर बिल्कुल बदहवास होकर नींद में पड़ा रहता था। हर रोज उस हैवानियत का शिकार होने के बाद भी वो लड़की अपने मिशन को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ती थी और हिंदुस्तान तक किसी भी हालत में सारी खुफिया जानकारियां भेजती रहती थी। हालांकि मैं जानता हूं कि अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि शायद वो लड़की हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा हिंदुस्तान से पाकिस्तान में भेजी गई कोई सीक्रेट एजेंट थी, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। वो लड़की कोई हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी ही थी और पेशे से पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में मौजूद मिलिट्री हॉस्पिटल की एक जानी मानी डॉक्टर थी। साथ ही अपने जिस पति की सीक्रेट्स फाइल्स से वो सारी जानकारियां निकालती थी, उसका वो पति भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था बल्कि पाकिस्तान आर्मी का एक कर्नल था। लेकिन अब पाकिस्तान की ही कोई लड़की और वो भी मिलिट्री हॉस्पिटल की जानी मानी एक डॉक्टर जिसका पति पाकिस्तान आर्मी में कर्नल था, वो भला हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ तक पाकिस्तान की सीक्रेट जानकारियां क्यों भेज रही थी? आखिर इन सब के पीछे असली कहानी क्या थी? ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक से। इस दौर में दोनों देशों के बीच एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कुछ महीनों के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को एक दूसरे देश में जाने का मौका मिला था। यानी कि हिंदुस्तान के कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान की मेडिकल फैसिलिटी में पढ़ने के लिए गए थे और ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हिंदुस्तान पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान की सीक्रेट एजेंसी रॉ को पाकिस्तान में अपने एसिड यानी कि जासूस बढ़ाने के लिए इससे अच्छा और कोई मौका नहीं दिख रहा था। इसी वजह से रॉ ने उन सभी स्टूडेंट्स की कुंडली निकालना शुरू की जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में उस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ने के लिए आए थे। रॉ ने ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जिनके फैमिली बैकग्राउंड में किसी के साथ भी पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरह का कोई टॉर्चर या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उस स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति एक रंजीश की भावना हो। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉ का ध्यान उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में एक ऐसे नाम के ऊपर जाकर रुकता है जो नाम था सादिया रहमान। सादिया रहमान उसी लड़की का नाम था जिसके बारे में मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी। दरअसल रॉ को सादिया रहमान के बारे में पता चलता है कि सादिया पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली है और उसका भाई पाकिस्तान नेवी में किसी टाइम पर एक बहुत बड़ा अफसर हुआ करता था। लेकिन फिर पता नहीं क्यों एक दिन अचानक से ही उसे पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। इस चीज को सादिया के माँ बाप सह नहीं पाए और वो दोनों ही चल बसे। इन सब चीजों की वजह से उस वक्त सादिया बुरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि अब उसको संभालने वाला उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा था। ऐसे में उसके मामा मामी उसका सहारा बनते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। तब से वो अपने मामा मामी के साथ रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन अब जैसे ही रॉ को इस चीज के बारे में पता चलता है तो इसी को अपना हथियार बनाकर रॉ किसी भी तरीके से पाकिस्तान में सादिया से जासूसी करवाना चाहती थी। इसी वजह से जब वो दिल्ली में कुछ दिनों के लिए रह रही थी तो धीरे धीरे रॉ के कुछ जवान अफसर सादिया से नजदीकियां बढ़ाते हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थे। कुछ दिनों के बाद ही शादिया और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है।
जिसके बाद वो लोग उसके साथ एक छोटी सी पार्टी रखने का बहाना करके उसे अकेले में रॉ के एक सेफ हाउस में बुलाते हैं, जहां पर पहले से ही रॉ के सीनियर ऑफिसर मौजूद थे। इसके बाद सादिया के सामने सारी सच्चाई खोल दी जाती है और उसे बता दिया जाता है कि जिन लोगों को वो अपना दोस्त समझ रही हैं, वो उसके दोस्त नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अफसर हैं। इसके बाद उस दिन रॉ के उस सेफ हाउस में सादिया रहमान को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से तोड़ा गया। यानी कि पाकिस्तान में उसके भाई और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था, उन सब चीजों को अपना हथियार बनाकर रॉ के अधिकारी उससे कहते हैं कि पाकिस्तान ने आखिर तुम्हें दिया ही क्या है। इस जिल्लत भरी जिंदगी और अपनों के गम में रोने के अलावा तुम्हें पाकिस्तान से कुछ नहीं मिला है। इसके साथ ही रॉ के अधिकारी उससे ये वादा करते हैं कि जैसा वो कह रहे हैं अगर वो वैसा करती हैं तो उनका मिशन पूरा होते ही वो लोग पाकिस्तान की जेल से उसके भाई को किसी भी हालत में बाहर निकालकर उन दोनों को किसी सेफ कंट्री में सेटल करवा देंगे, ताकि कम से कम उसकी जिंदगी में उसका भाई तो उसके साथ रह सके। अब एक बहन का अपने भाई के प्रति जो स्नेह और लगाव होता है, उस स्नेह और लगाव ने सादिया को रॉ का जासूस बनने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद जैसे ही सादिया ने इस काम के लिए हामी भरी, तो फिर रॉ के अधिकारियों द्वारा सादिया को उसका काम समझाया जाता है। उसे बताया जाता है कि तुम्हें किसी भी हालत में पाकिस्तान आर्मी में अपनी जगह बनानी है और इस चीज में सरहद के इस पार रहकर हम लोग तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम्हें पाकिस्तान मिलिट्री के सिस्टम के अंदर तक पहुंचना है और वहां के मिलिट्री मूवमेंट, आर्मी के सारे कॉन्वॉय की डिटेल और नेवल आर्म्स की सारी जानकारियां सीक्रेट कोड के जरिए हम लोगों तक पहुंचानी है। उस मीटिंग के बाद जब सादिया वापस पाकिस्तान पहुंचती है तो इंटर्नशिप पूरी होते ही उसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में मौजूद मिलिट्री हॉस्पिटल में ही एक डॉक्टर के रूप में नौकरी मिल जाती है। अब ये कोई संयोग था या फिर इसके पीछे भी रॉ का ही कोई हाथ था, इसके बारे में तो सादिया को पता नहीं था। लेकिन उस मिलिट्री हॉस्पिटल में नौकरी करने के पहले दिन से ही सादिया ने अपना काम शुरू कर दिया था। जब भी उस मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई भी पाकिस्तान आर्मी के घायल जवान आते थे तो उनका इलाज करने के दौरान सादिया उनसे बहुत ही सीधे लहजे में बात किया करती थी और बातों ही बातों में उनसे कई गुप्त जानकारियां निकलवाने की कोशिश करती थी। इसी दौरान एक बार अचानक से ही उस मिलिट्री हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। पूरे स्टाफ को हाई अलर्ट मोड पर रखा जाता है और पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर किसी उग्रवादी संगठन के द्वारा कोई बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के कई जवान शहीद हो चुके हैं और जो बाकी के बचे हुए घायल हैं उनको इसी अस्पताल में लाया जा रहा है, जिनका तुरंत प्रभाव से ट्रीटमेंट करना है। इसी चीज में सादिया की भी ड्यूटी लगा दी जाती है और कुछ ही देर बाद उनके पास एक घायल पेशेंट लाया जाता है। लेकिन वो पेशेंट कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान आर्मी का एक कर्नल था जो कि उस हमले में बुरी तरीके से घायल हो गया था। कई दिनों तक सादिया के द्वारा अस्पताल में उस कर्नल का इलाज किया जाता है और इलाज के दौरान सादिया अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए उस कर्नल से कई सारी बातें किया करती थी, ताकि बातों ही बातों में कोई ऐसी अहम जानकारी पता चल सके जिसे वो सरहद पार भेज सके। पर सादिया को पता नहीं था कि उसके द्वारा इतनी ज्यादा बातें करने का कुछ और ही नतीजा निकलेगा। दरअसल जब सादिया उस कर्नल से अस्पताल में इलाज चलते रहने के दौरान इतनी बातें करने लगी तो धीरे धीरे उस कर्नल को सादिया से प्यार हो जाता है और एक दिन वो अपने दिल की बात उसे कह ही देता है। अब जैसे ही सादिया ने उस कर्नल, जिसका नाम आदिल था, उसके मुंह से ये बात सुनी तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि अगर वो एक पाकिस्तान आर्मी के कर्नल से शादी कर लेती है तो फिर उसकी पहुंच पाकिस्तान आर्मी में बहुत ऊपर तक जा सकती थी। इसी वजह से कुछ ही दिनों बाद सादिया और उस कर्नल का निकाह यानी कि शादी हो जाती है। अब अपने मिशन के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के सादिया के पास दो रास्ते हो चुके थे। एक तो हॉस्पिटल में रहकर पहले की तरह ही अपने काम को जारी रखना और दूसरा पाकिस्तान आर्मी के कर्नल के घर उसकी बीवी के रूप में रहने के दौरान कई ऐसी चीजें थी जो सादिया के सामने आई थी, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। धीरे धीरे उसकी पहचान दूसरे फौजी परिवारों से भी होने लगी और अस्पताल से अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर आने के बाद वो दूसरे पाकिस्तान आर्मी के अफसरों की बीवियों के साथ बैठा करती थी और कभी कभार डिनर और छोटी मोटी गेट टुगेदर पार्टियां होती रहती थी, जिन पार्टियों में जब वो अपने कर्नल पति के साथ जाती थी तो बहुत सी बातें
कैजुअल तरीके से सामने आ जाती थी कि किस यूनिट की पोस्टिंग कहां हो रही है, कौन से इलाके में ज्यादा सैनिक भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान की सरहद की तरफ कौन कौन सी मिसाइलें इंस्टॉल की जा रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी नेवी की क्या मूवमेंट है, कौन सा काफिला कब निकल रहा है। इन सब बातों को सुनने के दौरान सादिया किसी से ज्यादा सवाल नहीं करती थी, बस चुपचाप बातों में अपना ध्यान लगाकर उनको सुनती रहती थी और जो जरूरी होता था उसको याद रख लेती थी। फिर रात के वक्त जब वो अपने सोहर से बिस्तर के ऊपर फ्री हो जाया करती थी तो कुछ देर बाद जब उसका वो कर्नल पति शराब के नशे में और नींद में अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता था तो फिर सादिया चुपचाप बाथरूम के अंदर जाती थी और वहां पर उसने जो एक छोटा सा ट्रांसमीटर छुपा रखा था, उस ट्रांसमीटर के जरिए सारी जानकारियां वो हिंदुस्तान तक भेजा करती थी। लेकिन साल 1993 के आते आते एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे खेल को अचानक से बहुत खतरनाक बना दिया। एक शाम उसका पति आदिल अपने साथ एक फाइल लेकर घर पर आता है। घर पर आते ही वो उस फाइल को अपने कमरे में एक टेबल के ऊपर रखता है और फिर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। उस वक्त पीछे से सादिया भी कमरे में आती है और जब उसने टेबल के ऊपर रखी हुई वो फाइल देखी तो वो चुपचाप उस फाइल को पढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही उसने उस फाइल को खोला तो उसमें पाकिस्तानी नेवी के कुछ नक्शे थे जिनको देखकर सादिया समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण फाइल नहीं है। अब सादिया उस फाइल को पढ़ तो रही थी लेकिन उसके मन में ये डर था कि अगर गलती से भी उसका शौहर यानी कि आदिल बाहर आ गया और उसने सादिया को वो फाइल पढ़ते हुए देख लिया तो फिर उसे उसके ऊपर शक हो जाएगा। इसी वजह से फाइल को पढ़ने के दौरान वो बार बार पलटकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। लेकिन उस दिन उस फाइल में सारी जानकारी पढ़ने के बाद भी उसने उस रात कोई सीक्रेट कोड नहीं भेजा क्योंकि वो एक बार पूरी तरह से पक्का होना चाहती थी। अगले कुछ दिनों में उसने ध्यान से नोटिस किया कि आदिल अक्सर देर रात तक घर पर आने लगा था क्योंकि उसकी यूनिट में मीटिंग्स का सिलसिला बढ़ गया था और कभी कभार तो बड़े बड़े अफसरों की गाड़ियां उसके घर तक आती रहती थी। इसके साथ ही जिस मिलिट्री हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी उस हॉस्पिटल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कम 2 से 2,500 बेड इमरजेंसी के लिए तैयार करवाए गए थे और इतने बड़े पैमाने पर इमरजेंसी बेड्स को पाकिस्तान आर्मी के घायल जवानों के लिए तैयार करवाने का मतलब था कि पाकिस्तान किसी बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था। इन सब चीजों से सादिया को यह कंफर्म हो चुका था कि अब यह जानकारी जल्द से जल्द हिंदुस्तान तक पहुंचानी होगी। लेकिन जैसे ही उस दिन शाम के वक्त वो अपने घर पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उसका जो पति देर रात तक घर पर पहुंचता था आज वो उससे पहले ही घर पर आ चुका है और उसके चेहरे पर काफी गुस्से वाले भाव दिख रहे हैं। ये देखकर एक पल के लिए तो सादिया को लगा कि बाथरूम में उसके द्वारा जो ट्रांसमीटर छुपाया गया था वो शायद आदिल की नजरों के सामने आ गया है और उसकी सारी पोल खुल चुकी हैं। लेकिन फिर किसी तरीके से हिम्मत करके जब वो उससे पूछती हैं कि आखिर बात क्या है तो आदिल उसे बताता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा पाकिस्तान आर्मी के सभी बड़े अफसरों के पास ये मैसेज आया है कि किसी पाकिस्तानी आर्मी के अफसर के घर से सरहद पार सेंसिटिव मैसेज कोड्स के रूप में भेजे जा रहे हैं। ऐसे में या तो अफसर खुद से ही इस चीज का पता लगाकर ISI को सब कुछ बता दे, वरना फिर ISI के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में जिस किसी भी अफसर के घर पर ऐसा कुछ पाया गया तो फिर उस अफसर का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा बल्कि उसे सीधा मौत की सजा दे दी जाएगी। और इसी बात से आदिल बुरी तरीके से घबराया हुआ था कि कहीं उसके ही घर पर ऐसा कुछ पाया गया तो उसका तो पूरा करियर चौपट हो जाएगा। इसी वजह से वो सादिया से कहता है कि हमें गुप्त रूप से हमारे घर के अंदर काम करने वाले जितने भी नौकर हैं उन सभी के कमरों की तलाशी लेनी होगी। उनका जो भी सामान रखा हुआ है उसमें यह देखना होगा कि कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं है। अब उस टाइम पर सादिया ने भी उसके सामने इन सब बातों में हामी भरने का ढोंग तो कर दिया था लेकिन अंदर से वो भी पूरी तरीके से हल चुकी थी। पर यह चीज भी साफ थी कि पाकिस्तान जिस हमले की तैयारी कर रहा था उस हमले की जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी थी। इसी वजह से उस रात सादिया आदिल से कहती हैं कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, लगता है आज आपकी टेंशन दूर करनी पड़ेगी। अब जैसे ही सादिया ने मुस्कुराकर आदिल से ये बात कही तो शायद आदिल भी उसका इशारा समझ गया था और फिर उस रात बिस्तर के ऊपर सादिया ने आदिल को बुरी तरीके से निचोड़ कर रख दिया था। साथ ही बीच बीच में उसे काफी ज्यादा शराब भी पिला दी थी
जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में अपने ही कमरे के अंदर फर्श पर पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद सादिया ने अपने पूरे कपड़े पहनना भी जरूरी नहीं समझा और उसने अपने आप को एक कंबल में लपेटा और तुरंत बाथरूम में जाकर अपने ट्रांसमीटर को ऑन करती है और सारी जानकारी सीक्रेट कोड के जरिए हिंदुस्तान तक पहुंचा देती है। लेकिन उस रात के बाद सादिया की तरफ से हिंदुस्तान के पास कोई भी सीक्रेट कोड नहीं भेजा गया और फिर कुछ ही दिनों बाद रॉ को पता चलता है कि पिछले कई महीनों से सादिया और आदिल दोनों ही रहस्यमयी तरीके से गायब हैं और उनकी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में आप लोग समझदार हैं और ये समझ सकते हैं कि आदिल और सादिया के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन आखिरी बार भी सादिया के द्वारा भेजी गई उस एक जानकारी से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एक बहुत बड़ा युद्ध टल गया था। शायद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो 1993 में ही होने वाला था। पर शायद जब पाकिस्तान को पता चला होगा कि उसके द्वारा हमला करने की जानकारी तो पहले से ही हिंदुस्तान तक पहुंच चुकी है, तो फिर उसने कुछ सालों के लिए अपने प्लान को अवॉइड कर दिया होगा। लेकिन इस बात की पुष्टि हम या हमारा चैनल नहीं करता है। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत